हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के हम प्रीक्योर में आपके पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपकी आयुष्मान सहकार फंड के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एनसीडीसी ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है। एनसीडीसी बेसिकली आपकी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। बेसिकली आपका ऑटोनॉमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। तो इस बेसिक स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपकी एनसीडीसी की स्कीम है, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई गई है। इसमें आपके सारे डायमेंशंस कवर किए जाएंगे हेल्थ सिस्टम्स के, जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या किस तरीके की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज हो रही हैं, अफोर्डेबल है कि नहीं है वो फार्मर्स के लिए। तो ये सब चीजें पूरा ही ये आपकी एनसीडीसी की स्कीम उसको कवर करने की कोशिश करेगी। जैसे कि आपका आयुष सारे ही डायमेंशंस कवर करता है हेल्थ केयर के, उसी तरीके से ये भी आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को फॉलो करेगा, जिसमें आपके हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन हो गया, नर्सिंग एजुकेशन हो गया, पैरामेडिकल एजुकेशन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें एक साथ कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपका ये आयुष्मान सहकार स्कीम फंड है, ये कोऑपरेटिव को असिस्ट करेगा टू टेक अप मेडिकल और आयुष एजुकेशन। ठीक है जी। तो मतलब एजुकेशन में भी इसका काफी फोकस रहेगा। बेसिकली ऐसी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी जिसके बायलॉज में एक सूटेबल प्रोविजन होगा कि वो हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं, तो उनको इस फंड को एक्सेस करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो इजीली इस फंड को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका ये फंड है, या तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होते हुए जाएगा, या फिर डायरेक्टली एलिजिबल कोऑपरेटिव्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिक फोकस रहेगा इस आयुष्मान सहकार स्कीम का, वो आपका रहेगा एस्टैब्लिशमेंट पे, मॉडर्नाइजेशन पर, एक्सपेंशन, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर, और आपका जो स्टूडेंट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इम्प्रूव करने पे इसका ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है जी। तो इसमें आपका क्या होगा कि ये स्कीम आपको वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करेगी और मार्जिन मनी भी प्रोवाइड करेगी, ताकि जो आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कंटिन्यूटी रहे, आपके ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना आए, तो वो सब प्रोवाइड करने के लिए ये आपको एक तरीके से पैसा प्रोवाइड करेगा। बेसिकली जो आपकी ये स्कीम है, ये आपकी विमेन मेजॉरिटी कोऑपरेटिव्स को 1% की ब्याज सहायता प्रदान करेगी। ठीक है जी। एनसीडीसी के बारे में अगर हम बात करें, तो आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963 के द्वारा सेटअप किया गया था, और इसका मेन मुद्दा ये था कि फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है जी। तो सिंस 1963 इट हैज एक्सटेंडेड अराउंड 1.6 लाख करोड़ एज लोन्स टू कोऑपरेटिव्स। अगर हम एनएचएम के बारे में बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन के, तो बेसिकली इसके आपके दो सब मिशन हैं। पहला आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरा आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है जी। तो जो इसके मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट्स हैं, वो हैं आपके हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, दूसरा है आपका रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, थर्ड है आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है जी। एनएचएम के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें, तो बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना सारे सिटीजन्स को। ठीक है जी। तो इसके 6 फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आइए आज के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो एनएचआरसी ने रिसेंटली ही अपने 27 साल पूरे किए हैं एस्टैब्लिशमेंट के। ठीक है जी। तो ये आपका 12 अक्टूबर 1993 को एस्टैब्लिश किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, जो कि आपका बाद में 2006 में अमेंड कर दिया गया था। तो अगर हम एनएचआरसी के बारे में बात करें, तो बेसिकली इट इज अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। अब कौन सी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि राइट्स विच आर रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है जी। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके न्यू दिल्ली में है। और अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें कि कौन कौन इसके मेंबर्स किस तरीके से होते हैं, तो बेसिकली एक चेयरमैन होता है और आपके इसके 7 अदर मेंबर्स होते हैं। और जो आपके 7 मेंबर्स होंगे, उनमें से आपके 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इसमें आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब यही हुआ कि ऑलरेडी वो कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपके चेयरमैन और मेंबर्स हैं एनएचआरसी के, आपके अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट या आपके अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है जी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अगर इनके ऑफिस के टर्म के बारे में बात करें, चेयरमैन और मेंबर्स के एनएचआरसी के, तो बेसिकली 5 years और टिल द एज ऑफ 70 years।
ठीक है जी। और ये सिर्फ आपके रिमूव किए जा सकते हैं ऑन द चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू होल्ड द ऑफिस, बट इसमें जो इंक्वायरी होगी वो कंडक्ट की जाएगी सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा। एनएचआरसी के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली ये तो एक आपकी पावर होल्ड करता है टू इन्वेस्टिगेट ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आइदर सुमोटो और आफ्टर रिसीविंग अ पेटिशन। या तो वो खुद से भी कर सकता है या फिर किसी तरीके की पेटिशन वो रिसीव करेंगे उसके बाद भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इनकी पावर भी है कि वो किसी भी तरीके की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इंटरफेयर कर सकते हैं जिसमें कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही हो। ये किसी भी तरीके की आपकी जो जेल है उसको भी विजिट कर सकते हैं या फिर जो आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल फैसिलिटी है उस वहां पर भी जो प्रिजनर्स हैं उनकी लिविंग कंडीशंस को देखते हुए वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। इसके साथ के साथ एनएचआरसी आपकी जो रिसर्च है ह्यूमन राइट की फील्ड में उसको भी काफी ये प्रमोट करती है। बेसिकली जो एनएचआरसी की पावर्स हैं वो एक सिविल कोड की पावर्स हैं एंड दे कैन ग्रांट इंटरिम रिलीफ। इनके पास अथॉरिटी भी है टू रिकमेंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस। अगर किस तरीके को डैमेजेस हुए हैं तो उसकी जो कंपनसेशन है उसकी पेमेंट को रिकमेंड करने की भी इनके पास अथॉरिटी है। या आपकी दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिकमेंड कर सकती हैं कि कुछ आप सुटेबल स्टेप्स लीजिए ताकि किसी भी तरीके की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो। और हर साल ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं जो कि बाद में दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के सामने पेश की जाती है। ठीक है जी। अब लिमिटेशंस के बारे में बात करें कि क्या लिमिटेशंस हैं, तो किसी भी तरीके की अगर कोई प्राइवेट पार्टी होगी तो उसके अगेंस्ट ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी। और जो इनकी रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नेचर की नहीं है। ठीक है जी। सिर्फ एडवाइजरी नेचर की ही है कि हाँ वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट जो सामने वाली पार्टी है उनको वो रिकमेंडेशंस अप्लाई करनी है, वो एप्लीकेबल है या नहीं, ये पूरी उस पार्टी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो इनके रिकमेंडेड ऑर्डर्स हैं अगर उनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता तो वो उन पार्टीज को भी उन अथॉरिटीज को भी ये कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते। ठीक है जी। और इनकी काफी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है ओवर द केसेस रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। और केसेस हैं जिनमें इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं चलती, जैसे कि हम कह सकते हैं जो केसेस आपके 1 साल से ज्यादा पुराने हैं या फिर वो अनोनिमस या सुडोनोमस या वेग नेचर के हैं या फिर वो फ्रिवलस केसेस हैं या केसेस पर्टेनिंग टू सिविल मैटर्स। तो ये इनका बेसिक से हमने अभी कॉम्पोजिशन डिस्कस कर ली, इनके रोल्स डिस्कस कर लिए, क्या इनकी लिमिटेशंस है, तो ओवरऑल हमने सारी चीजें कवर कर ली। तो इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको जैसे स्टेटमेंट आ सकती है कि एनएचआरसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स नीचे दी होंगी और इस तरीके की स्टेटमेंट्स ही वो सारी ही जैसे जो अभी हमने बात की उन्हीं से रिलेटेड होगी। तो आपको इजीली पूछा जा सकता है कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है या सही है। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये काफी डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट कर देते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है आप उससे ऊपर हैं या नीचे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें स्किप नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं इनको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनके बारे में हमारे पास सूटेबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन वहां पे पुट किया जाए तो हम इजीली बता सकें। आइए अगला टॉपिक देखते हैं आज का। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रिसेंटली ही मिशन शक्ति लॉन्च किया है अपनी स्टेट में और बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन द स्टेट। तो बेसिकली आपका ये 6 मंथ लॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है टू रेज अवेयरनेस एंड टैकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन द स्टेट। तो 2 फेजेस में लॉन्च किया जाएगा, एक आपका मिशन शक्ति है और दूसरा है आपका ऑपरेशन शक्ति। तो मिशन शक्ति में तो बेसिकली आपके अवेयरनेस कैंपेन्स ही हैं। मोस्टली जो इश्यूज ये डिस्कस करेंगे जैसे आप जो आपका जेंडर बेस्ड सेंसिटाइजेशन हो गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये सब आपका मिशन शक्ति के अंडर ही आएगा। इसमें आपका एक हफ्ते भर का स्पेशल कैंपेन होगा जो कि हर महीने ऑर्गेनाइज किया जाएगा टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस और लोगों को थोड़ा रियलाइज किया कराया जा सके कि कितना सेंसिटिव टॉपिक है ये विमेन सिक्योरिटी का। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके सारे ही ऑल ओवर स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये। इसमें आपके विमेन नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ताकि वो काम कर सकें कैंपेन के ऊपर कि अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए, पूरे तरीके से वो मॉनिटर करें कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर सकें। जैसे कि जितनी भी उनकी हेल्पलाइन हैं कि वहां पर कई लोगों को तो यही पता नहीं होता कि कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की वो इस तरह की आपदा को फेस करते हैं। और जो आपका ऑपरेशन शक्ति है वो बेसिकली आपकी एक तरीके से एनफोर्समेंट ड्राइव होगी जिसमें जो पुलिस एक रजिस्टर तैयार करेगी जितने भी लोग जेल से अपना टाइम लगाने के बाद बाहर आए हैं और वो लोग कौन से होंगे जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट विमेन का चार्ज होगा और लोगों को मॉनिटर करेंगे कि वो किस तरीके की कोई और हरकत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो बेसिकली आपकी एक एनफोर्समेंट ड्राइव होगी। इसके अलावा एक पिंक पेट्रोल भी है जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि उसमें आपके बेसिकली विमेन पेट्रोलिंग फोर्स है जो कि लॉन्च की गई
टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द नवरात्रे। रिसेंटली ये लॉन्च की गई। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें आपकी 250 विमेन पुलिस पर्सनल हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें, जो कि डिप्लॉय किए गए हैं पिंक पेट्रोल में, और काफी रिगरस ट्रेनिंग के बाद इनको मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा जो यूपी सरकार है उन्होंने ग्रीन गैंग मिशन को भी कोऑप्ट किया है और उसको मिशन शक्ति में ही इंक्लूड किया है। और इसका भी ये जो आपके एंटी सोशल्स है इनके अगेंस्ट ये भी एक ड्राइव है। तो ग्रीन गैंग बेसिकली आपकी वुमेन वॉलंटियर्स हैं जो कि काम करती हैं डी एडिक्शन और एंटी गैम्बलिंग कैंपेन्स पर, और ये बेसिकली आपका जो पूर्वांचल रीजन है उत्तर प्रदेश का वहीं पर ये ऑपरेट करते हैं। जो वॉलंटियर्स हैं जो आपकी ग्रीन गैंग से जुड़े हुए हैं, वो अगर किसी घर में लड़की पैदा हो रही है तो उसको भी काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। एक ग्रीन इंप्रेशन बनाया जाता है उनके घर के दरवाजे पर और घर की दीवारों पर, कि यहाँ पर बताने के लिए कि यहाँ पर एक लड़की पैदा हुई है। ठीक है जी। और ये जो मेंबर्स हैं इसके, किसी भी प्रकार की कंप्लेंट होती है हरासमेंट से रिलेटेड तो उसको भी प्रसू करते हैं, इंश्योर करते हैं कि अगर जो भी इसके पीछे एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस प्रकार की हरासमेंट ऑफ वुमेन से, कि उनको जेल का रास्ता दिखाया जाए। और अगर हम ग्रीन गैंग के बारे में बात करें तो आपका होप वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा रन किया जाता है, जो कि आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो आपकी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है ये भी ये लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं। इसी के चलते इन्होंने सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम भी कुछ 10 गांव में इम्प्लीमेंट किया है जहां पर मॉइस्ट एक्टिविटीज पहले होती थी, तो वहां पर इन्होंने एक तरीके का ये सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम एक्टिवेट किया है। ठीक है जी। अगला टॉपिक देखते हैं आपका। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट टेकथॉन के बारे में बात हो रही है। तो रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, IEEE कंप्यूटर सोसाइटी और ओरेकल ने एक साथ कोलैबोरेट करके अनाउंस किया है गवर्नमेंट टेकथॉन, ताकि नए आइडियाज को बूस्ट मिले, इनोवेशन को बूस्ट मिले, नई नई टेक्नोलॉजीज का एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर्स में इम्प्लीमेंटेशन बढ़े। ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपका टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, जो आपका एग्रीकल्चर में डिजिटल डिवाइड है उसको कम करने की कोशिश करेगा। ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन में भी ये पूरा ओवरऑल अगर एक ऑब्जेक्टिव देखें तो एक बेटर गवर्नेंस की ओर इसको लेके जाएगा। ठीक है जी। पैन इंडिया 36 आवर्स वर्चुअल हैकाथॉन है जो कि 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी। और ये आपका फैसिलिटेट किया जाएगा IEEE द्वारा। आपके सारे स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टार्टअप्स, फ्रीलांस टेक्नोलॉजिस्ट, फैकल्टी हो या फिर कोई भी IT सर्विस फर्म से रिलेटेड हो, सबके लिए ये ओपन है। तो बेसिकली जो आपका हैकाथॉन है इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको मेंटरशिप और एडवाइस मिलेगी फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम NIC, IEEE, ओरेकल। इसके अलावा जो सीनियर डोमेन एक्सपर्ट्स हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स। तो अगर हम NIC के बारे में बात करें तो बेसिकली एक आपका ऑफिस अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। तो ये आपका एस्टैब्लिश किया गया था 1976 में, और बेसिक सा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टू प्रोवाइड ICT एंड गवर्नेंस सपोर्ट। ठीक है जी। और ये काफी एक आपका कह सकते हैं एज अ प्रमोटर ऑफ डिजिटल अपॉर्चुनिटीज की तरह भी ये इमर्ज हुआ है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो एक ICT नेटवर्क है निकनेट, उसके द्वारा इसका पूरा एक इंस्टीट्यूशनल लिंकेज है सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ, हर एक यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ। इस तरीके से काफी एक हॉलिस्टिक सा नेटवर्क है जिसके थ्रू बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड की जाती है। अगर हम IEEE कंप्यूटर सोसाइटी के बारे में बात करें तो बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डेडिकेटेड टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है जी। तो बेसिकली इसके काफी ज्यादा मेंबर्स हैं इन ओवर 160 कंट्रीज। तो हम कह सकते हैं काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी बार हमने इनके बारे में सुना भी है। तो बेसिकली आपका एक सोर्स भी है फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन एंड कोलैबोरेशन इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है जी। मोस्टली हर एक कॉलेजेस में हम देखते ही हैं कि इस तरीके की एक IEEE सोसाइटी वहां पर भी एस्टैब्लिश होती ही है। अगर हम ओरेकल के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, इन सबका एक कंप्लीट सूट प्रोवाइड करता है ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस। काफी जाना माना एक फर्म है ओरेकल। इन सबका ही एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है गवर्नमेंट टेकथॉन। तो इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़िए। तो जब ये कंडक्ट किया जाएगा बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर, तो तब तक हमारे पास थोड़ी और इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से इन लोगों ने काम किया, तो वो भी आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जाने से पहले एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो हमारे 2020 के क्रैश कोर्सेज हैं रिलेटेड टू जनरल स्टडीज हो गया, आपका एसए से हो गया, या हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उसकी जो हमारी क्रैश कोर्सेज और टेस्ट सीरीज हैं वो सारे ही ये कोर्सेज हमारे लॉन्च्ड हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। इसके साथ के साथ जो हमारे
भाई बंधु 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारा जो बैच 4 है हर एक कोर्स का, वेदर इट इज जनरल स्टडीज कोर्स या फिर आपको सोशियोलॉजी कोर्स या फिर आपका एसए, हमारा पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सबका बैच 4 हमने रिसेंटली लॉन्च किया है और ये हमारा लास्ट बैच ही होगा क्योंकि हमारी एनरोलमेंट लिमिट भी रीच हो चुकी है। ये भी बैच 4 हमने इसलिए रिलीज किया है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही थी कि उन्हें भी एनरोल होना है, तो इसलिए हमने एक बैच 4 लॉन्च किया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या आपकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।